Good morning. Today is 27th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पहले छोटा आर्टिकल है, अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई क्योंकि वो अमेरिका के रहने वाले नहीं थे, इसलिए ये हेट क्राइम हुआ अमेरिका के कैंसास सिटी के अंदर में, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, आधार एक्ट अब बन चुका है और इस एक्ट को बनाया गया मनी बिल का यूज़ करके, यानी मनी बिल की तरह इसे पेश किया गया था पार्लियामेंट, बाद में इसे पास कर दिया गया था। तो अब यह केस विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो यूपी की राजनीति, जो इलेक्शंस अभी चुनाव हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ट्राइबल राइट से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा ये भी आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है, कौन सी न्यूज़ को कितनी वरीयता इन्होंने दी उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये है आर्टिकल पाकिस्तान का है, ज़्यादा जरूरी तो नहीं है। इसमें वैसे ये बताया गया है आईएसआई और मिलिट्री पाकिस्तान। अभी देखिए आमतौर पे जो ऑथर्स हैं, लेखक लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में, ऐसा लिखते हैं, कुछ लेखक कहते हैं कि पाकिस्तान अभी डिजास्टर की कगार पर है, फेल्ड स्टेट की कगार पर है, थोड़े दिनों में फेल्ड हो जाएगा, सोमालिया की तरह बन जाएगा पाकिस्तान। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में मल्टी सेंटर्स ऑफ पावर है, आईएसआई और जो मिलिट्री है काफ़ी मजबूत है। इंडिया का डर दिखा के आईएसआई और मिलिट्री कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि एक सीधे मतलब स्टेट को नहीं करने चाहिए, इसीलिए जो है पाकिस्तान आज इसी कगार पे है। वहाँ की जो आईएसआई है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, अपने आप में बहुत ज़्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसी ऑफ वर्ल्ड, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो तीन बातें इसमें है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ग्रीस, आपको पता है यूरोपियन यूनियन है और क्राइसिस आया था 2008 में, पिग्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, उसमें से ग्रीस है, ग्रीस पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ग्रीस, तो अब ये कर्जे में डूबे ना, यानी एक तरह से बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इनको पैसा दिया था। तो अब उसकी टर्म्स डिस्कस की गई हैं कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीस को फेल होने से बचाने के लिए, यानी एक प्रकार से दिवालिया ना घोषित तो उसको बचाने के लिए जो पैसा दिया था वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो भी आधार कार्ड से रिलेटेड है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसास सिटी यहाँ पे है, कंसास अमेरिका की एक सिटी है, ऑलमोस्ट बीच में है। तो यहाँ पे ये वाक़या हुआ, भारतीय मूल के नागरिक थे जिनका नाम था श्रीनिवास कुचिबोटला, और देखिए उनकी हत्या कर दी गई और इस घटना ने पूरे एक तरह से हमारे पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। वहाँ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, वो अभी तो पूरा घटनाक्रम को जोड़ कर देख रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं, ना सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा, जो यहाँ से भारत मूल के जो नागरिक इमिग्रेंट्स के तौर पर वहाँ काम करने गए हैं, बल्कि भारतीय मूल के ऐसे नागरिक जो अमेरिका के ही सिटीजन हैं, जो पहले काफ़ी पहले जाके अमेरिका में जाकर बस गए थे और लेकिन अब उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप उनको मिल गई है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अब एक प्रकार से चिंता का विषय है। और यह जब घटना हुई तो देखिए जिस किलर यानी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, अमेरिका के नागरिक जिनका नाम है एडम प्यूरिटन, नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जाम्पल देने के लिए है, वो भी इसका जो ये घटना हुई है अमेरिका और इंडिया के। जब आप इश्यूज डिस्कस करो तो आप ये वगैरह इशू जरूर बताना कि भारतीयों की सुरक्षा, बाकी ये नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सुनने के लिए है, समझने के लिए है। एडम प्यूरिटन इनका नाम है। इन्होंने जब इस घटना को अंजाम दिया तो इन्होंने कुचिबोटला जिनकी हत्या की गई और उनके एक साथी आलोक मदासानी, इनसे पूछा क्या आप अमेरिका के नागरिक है कि यहाँ आप इलीगल रूप से रह रहे हैं, दो तीन क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और कहा चिल्लाते हुए कि आप मेरे कंट्री से बाहर जाइए। जबकि इनके पास में जो भारतीय मूल के जो नागरिक थे, इनके पास में सारे कागज थे, सारी औपचारिकताएं बिल्कुल मतलब वैलिड ढंग से वो वहाँ पर रह रहे थे। इसी कड़ी में एक जो वाइट मैन यानी कि गोरा जो आदमी था वो भी घायल होगा क्योंकि वो बचाने की कोशिश कर रहा था इन दोनों भारतीय मूल के नागरिकों को। अब देखिए ऐसा इसे ऐसा भी कहा सकता है कि ये एक आइसोलेटेड इंस्टांस है, यानी लेकिन बात यह है कि अब जिस प्रकार से ट्रंप ने स्टांस लिया है, ट्रंप ने सात देशों के मुस्लिम नागरिकों को अपने देश में आने से मना कर दिया। और देखिए अब धर्म का कोई शकल सूरत नहीं होती। अब कुल मिला के जो इस प्रकार से एक प्रकार से जो नफरत पैदा हुई है अमेरिका के अंदर में इस पूरे आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट एशिया इन लोगों के प्रति, तो इनमें कोई धर्म नहीं आता। यहाँ अपने इस एरिया में कोई भी रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी ना। और एक प्रकार से ये वाइट्स वर्सेस अदर्स की बात हो गई है यहाँ पे अमेरिका में।
क्योंकि वहाँ पे देखिए ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में भी खाई है, वो भी बढ़ रही है। और अब इस प्रकार की घटनाओं से तो सिर्फ आप ये रख लीजिए, वाइट्स वर्सेस अदर्स, इस प्रकार की ये आर्टिकल आया था। इस प्रकार की भावनाएं ज़्यादा पैदा हो रही हैं अमेरिका के अंदर में, नफरत का माहौल है। ट्रंप ने और भी काफ़ी तरह के डिसीजंस लिए थे, जैसे कि सीरिया के रिफ्यूजीज पे बैन लगाया था, ये सब हमने डिस्कस किया था। 2 साल तक कैंपेन चला ट्रंप का। अपने कैंपेन में उन्होंने रह रहकर इस तरह के मुद्दे उठाए कि अगर मैं चुन के आया तो एक दीवार खड़ी कर दूंगा मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, नहीं आने दूंगा मैं मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। और रिपब्लिकन पार्टी जो उनकी खुद की पार्टी है, उन्होंने भी इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स का विरोध नहीं किया। और अब आप ये बात देखिए, जो ट्रंप ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं, हर एक घटना को वो ट्वीट करते हैं। यानी पिछले दिनों सेंट्रल अमेरिका के अंदर ही एक हिंसा हुई थी, उसमें वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो हिंसा थी उसको लेकर ट्वीट किया था ट्रंप ने। लेकिन इस कैंसास के जो अटैक हुआ है यहाँ पे ट्रंप ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। और इवन जो व्हाइट हाउस था, उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि देखिए आप जो इलीगल इमिग्रेंट्स पर हम डिसीजन ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, आप इसको और कैंसास जो अटैक हुआ है भारतीय मूल के नागरिक के खिलाफ में जिसमें उनकी हत्या कर दी गई है, इन दोनों को रिलेट करके मत देखिए। लेकिन देखिए साफ साफ कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है, क्योंकि फ्रिंज ग्रुप्स हैं, उनको किस लिए मोटिवेशन मिला है? ट्रंप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, तभी अमेरिका के लोगों को, जो किलर था उसको मोटिवेशन मिला होगा, उसको लगा होगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ में है, तभी एक प्रकार से जो इस प्रकार के अटैक्स अब ज़्यादा होने लगेंगे। तो सिलेक्टिव सोशल मीडिया आउटरीच होती है ट्रंप के द्वारा। वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए ठीक है, मान लिया कोई बात नहीं, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंस है। कौन रोक रहा है आपके प्रशासन को? क्यों नहीं आपने साफ साफ एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल साफ तौर पर इस घटना का कंडेम किया, इस घटना का विरोध किया? आपने तो बस यूं कहा कि इनको रिलेट करके नहीं देखना चाहिए आपको, जबकि कम से कम कंडेम तो करना चाहिए था इस घटना को। और भी देख लीजिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है वहाँ की, ट्रंप की जो पार्टी है, उन्होंने गन कंट्रोल रिफॉर्म्स को आगे ले जाने से मना कर दिया। देखिए अमेरिका में क्या होता है, हमारे भारत में तो कोई बंदूक वगैरह नहीं खरीद सकता, लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर लाइसेंस देते हैं इसका, कोर्ट से लाइसेंस मिलता है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसका। ऐसे कोई नहीं जाके सब्जी की तरह बंदूक खरीद सकता। लेकिन अमेरिका में सब्जी की तरह ही बंदूक मिलती है, कोई भी जाके बंदूक खरीद सकता है। और बाद में जब ओबामा ने इसको रिफॉर्म्स को आगे ले जाने की बात कही थी और कहा था कि गन कंट्रोल होना चाहिए और ऐसे नहीं कि गन को खुलेआम नहीं बेचना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने इसको आगे ले जाने से मना कर दिया। और ट्रंप ने कहा कि वाइट्स काफ़ी सेंसिटिव हैं गन को लेकर अमेरिका में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए गन जरूरी है, अगर लाइसेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें आसानी से नहीं मिल पाएगी और हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। और एक प्रकार से देखिए, जो ये रेसिस्ट जीनोफोबिया ये होता है विदेशी लोगों को पसंद ना करना। इससे तो यूएस की जो इमिग्रेशन है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। फिर को तो अगर इस तरह की घटनाएं और भी हुई तो आपको तो जो H1 वीज़ा नॉर्म्स हैं उसको स्ट्रिंजेंट बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर कौन जाएगा आपके अमेरिका के अंदर में अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो? और इस प्रकार से जो वही बात, जो ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने तो इमिग्रेंट्स का जीना दुभर कर दिया है। और नेटिव बोर्न अमेरिकन जो जिनका जन्म ही वहीं हुआ, जन्म से ही उनके पास में सिटीजनशिप है अमेरिका की। अगला जो आर्टिकल है वो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड है। मैप देखिएगा, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, नीचे है मिजोरम और ये है त्रिपुरा। और ये तो आपको पता ही होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे नाम से याद कर लिया करो आप, जैसे NMM। यहाँ पे अगर आपको यूँ याद ना रही तो शुरू में आता है अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा मिलती है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लेकिन मैप बार बार देखा करो, क्योंकि ये ना नॉर्थ ईस्ट का मैप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और भूल जाते हैं इसे हम बार बार, तो बार बार इसे देखते रहा करो। और कोड बना के कुछ याद करोगे तो और भी बढ़िया है, लेकिन कोड चलते नहीं है ज़्यादा। एक लेवल के बाद में बार बार देखने से चीज़ जो याद होती है ना, कभी नहीं भूलते। अब कोड बना के कुछ लोग याद करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बाद में कोड भी भूल जाएं तो फिर उसकी क्या गारंटी है? तो यहाँ पे देखिए ये है, अब इससे रिलेटेड इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इनके बीच में ऑलमोस्ट बांग्लादेश का एक सिटी है चिटगांव पे एक मूवी भी थी अपने बॉलीवुड की, ये देखिए यहाँ पे है चिटगांव। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है चिटगांव का। अब हुआ क्या है, भारत ने अलाउ कर दिया है बांग्लादेश को कि चिटगांव पे रोड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है, ज्योग्राफी काफ़ी डिफिकल्ट है, यहाँ पे आना जाना काफ़ी डिफिकल्ट है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बॉर्डर रोड बनाना चाहते हैं। तो हमारे भारत ने अनुमति दे दी है कि चिटगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे सड़क बनाने के लिए आप त्रिपुरा और मिजोरम में भारत की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ट्रक ला सकते हैं।
तो अब यह है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनको काफ़ी मुश्किल आता है। तो अगर त्रिपुरा से होके या फिर मिजोरम से होके वो यहाँ जाएंगे तो इनको काफ़ी आसान पड़ता है। तो इसलिए भारत ने इनको अनुमति दे दी है कि आप त्रिपुरा की धरती, मिजोरम की धरती यानी भारत की धरती का यूज कर सकते हैं चिटगांव में अपनी सड़क या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। यह डिसीजन कन्वे किया गया भारत की जो होम मिनिस्ट्री थी, और उनकी होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बॉर्डर मैनेजमेंट पे, पिछले हफ्ते यह मीटिंग हुई थी। उसके अलावा जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है एस जयशंकर, वो भी बांग्लादेश में गए थे और वो यह तय करने गए थे कि शेख हसीना जो भारत आने वाली थी उसकी टर्म्स यानी किस प्रकार के एग्रीमेंट्स किए जाएंगे जब वो भारत की यात्रा पर आएंगी, उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने गए थे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर। अगर देखिए शेख हसीना आने वाली हैं जो कि कुछ ही दिनों में भारत में, अगर वो भारत आती हैं तो फर्स्ट बायलैटरल विजिट होगी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की 2010 के बाद में। 2010 में जब वो आई थी तो एक प्रकार से जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साबित हुआ था। देखिए वैसे तो आई थी, ये बायलैटरल कहने की बात है, ऐसे तो शायद ये जो शेख हसीना है ब्रिक्स के समिट में भी आई थी, ब्रिक्स का समिट हुआ था गोवा में, लेकिन वो बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। बायलैटरल मतलब स्पेशल आना, समझ गए। अब देखिए ये कहते हैं कि 2011 में जब अपना LBA साइन हुआ था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, मतलब साइन हो गया था, इम्प्लीमेंट तो अभी हाल फिलहाल इसी गवर्नमेंट ने किया था। तो उस टाइम पे देखिए काफ़ी सफलता हासिल हुई थी, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में स्ट्रेंथनिंग हुई थी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कंटेक्स्ट इसका। वो बांग्लादेश जिसको आज़ादी दिलवाने में भारत ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, आपको याद ही होगा 1971 का वार हमने पाकिस्तान के साथ में लड़ा था, और फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ में इतने बेकार हो गए, क्योंकि हमने तो बल्कि उनको आज़ादी दिलवाई, फिर आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि हमारे रिलेशंस उनके साथ में इतने ख़राब हो गए। और वो चाइना, बांग्लादेश जब 1971 में बना था पाकिस्तान से अलग होके, तो चाइना ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया था। और कुछ ही सालों में हुआ क्या कि चाइना के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ में बहुत अच्छे हो गए और हमारे रिलेशंस बहुत बेकार हो गए। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे इश्यूज थे, बॉर्डर का इशू था, पानी को लेकर इशू था, फरक्का बैरेज का इशू था, गंगा जो अपनी जाती है उसको लेकर इश्यूज था, बॉर्डर डिवाइड हुआ तो फायरिंग हुई आपस में, लोग मारे गए, स्मगलिंग हुई, इस तरह की चीज़ें थी। वो सारी चीज़ों के कारण जो हमारे रिलेशंस थे वो बहुत बेकार हो गए। और बांग्लादेश पे यह भी काफ़ी बार, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। 2 पार्टीज़ हैं वहाँ पे फिलहाल की बात करें तो, एक है BNP इनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दूसरी पार्टी है बांग्लादेश के अंदर में अवामी लीग। अवामी लीग की जो चीफ है वो है शेख हसीना। शेख हसीना फिलहाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की ये है खालिद जिया। अब देखिए बदल बदल के इनकी सत्ता आती रहती है, हालांकि लगातार 2 बार से अभी शेख हसीना वहाँ पर सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन अब देखिए जो शेख हसीना है वो काफ़ी इंडिया की फेवर करती हैं। She takes a lot of decisions which are in the favor of India. You know, before she came to power, a lot of terrorist camps were established there in Bangladesh, and India had a lot of concerns regarding those terrorist camps. When she came to power, India requested Sheikh Hasina that please impose the sanctions or remove those terrorist camps from your soil, who like they promote the infiltration into Indian territory. तो कहने का मतलब ये है कि शेख हसीना जो है वो हमारे इंडिया के पक्ष के डिसीजन लेती हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो खालिद जिया हैं ये पाकिस्तान के पक्ष के डिसीजन लेती हैं। तो अब ये सत्ता पे काबिज हैं, तो ये अब देखिए इन पर काफ़ी बार आरोप ये लगता है कि जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है कि ये इंडिया पर सॉफ्ट हैं काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिकली, यानी उनकी घरेलू पॉलिटिक्स में, राजनीति में बांग्लादेश में यह आरोप लगता है इन पे कि ये इंडिया पे सॉफ्ट हैं और इंडिया के पक्ष के डिसीजन ये लेती हैं। इसीलिए वो अब भारत के यात्रा पर आने वाली हैं ताकि कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन हो सके अभी कि वो घर जाके दिखा सकें कि देखिए इंडिया से मैंने इतने बढ़िया एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये बांग्लादेश के फायदे के हैं। LBA जो साइन हुआ था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, तब भी इनकी एक बार काफ़ी तारीफ हुई थी बांग्लादेश के अंदर में कि उन्होंने इंडिया से ये साइन कर लिया है, और अब वो साइन करने जा रही हैं। ये तीस्ता पे डिस्प्यूट है, तीस्ता के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए कहाँ गया, ये रहा तीस्ता की जो रिवर है ना, सिक्किम से आती है, ये रहा अपना सिक्किम, यहाँ से आती है और बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। इसको लेकर काफ़ी एक प्रकार से विवाद है। अब फिलहाल का जो एग्रीमेंट है ये है कि 100% पानी है ना तीस्ता का, 25% तो पानी इंडिया लेगा ही लेगा, बाद में 75% पानी को डिवाइड किया जाएगा 36 और 39 के फार्मूले में। इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं होना, ये तो ऑप्शनल वगैरह में आता है। 75 को डिवाइड करेंगे 36 और 39 में, ठीक है, 36 और 39।
अब ये कहती हैं शेख हसीना कि देखिए बांग्लादेश के जो किसान है वो खेती नहीं कर पाते, वहाँ पे पानी की भारी कमी है, तो आप तीस्ता के वाटर को 75 के फार्मूले पे डिवाइड ना करके 100 के फार्मूले पे डिवाइड कीजिए। अभी तो ये है ना 25% तो इंडिया के पास रहेगा ही, और 75 को डिवाइड करेंगे 36 और 39 पे। ये कहते हैं नहीं, 25 जो इंडिया के पास में रहता है उसको भी डिवाइड कीजिए। लेकिन इस बात का विरोध करती है हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी। वो नहीं मानती, वो कहती हैं कि हम पानी नहीं देंगे बांग्लादेश को, अगर पानी देंगे तो हमारे किसान जो हैं उनके लिए पानी नहीं रहेगा। अब ये बात है अब देखिए अगर ये समझौता साइन हो जाता है तो इसमें इंडिया का भी फायदा है, बांग्लादेश का भी फायदा है। अगर देखिए मतलब वो बातें अलग हैं, अगर रिसर्च पूरी हुई है, अगर क्या सच में भारत के किसान अगर कुछ मतलब उनको पानी नहीं मिल पाता तो वास्तव में इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है ही। लेकिन देखिए दूसरी बात पे आए तो अगर भारत और बांग्लादेश का तीस्ता को लेकर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया को इससे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि देखिए अगर इससे इंडिया को फायदा होगा और खास करके शेख हसीना को फायदा होगा, क्योंकि वो ये एग्रीमेंट करेंगे तो उनकी बांग्लादेश के अंदर में काफी वाई होगी। इलेक्शंस आने वाले हैं बांग्लादेश में 2018 के, तो वो जीत के आएंगी तो वो भारत के पक्ष के हमेशा डिसीजन लेती हैं, वो आतंकवाद को नहीं पनपने देती बांग्लादेश की धरती पर इंडिया के खिलाफ में। तो ये सारी बातें हैं। अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में 2 महीने के अंदर में अभी आने वाली हैं वो शेख हसीना। 2 महीने का टाइम क्यों लिया? क्योंकि शेख हसीना ने साफ साफ कहा कि देखिए मैं तभी आऊंगी अगर आप किसी तरह का कुछ मुझे भरोसा दे कि ये एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, क्योंकि खाली हाथ में बांग्लादेश के अंदर में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा काफी क्रिटिसिज्म होगा, ऐसा शेख हसीना ने कहा। तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आप 2 महीने बाद आइए, हम इसी बीच में 2 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। उसके बाद में उन्हें देखिए ये भी समझने की जरूरत है कि काफ़ी सारी रुकावटें भी हैं, जिस प्रकार से हमने डिस्कस करी। ममता बनर्जी का विरोध है, इसीलिए 3-4 जो और एग्रीमेंट्स हैं वो भी अब एजेंडा में आए हैं। डिफेंस पार्टनरशिप, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, गंगा वाटर बैरेज। गंगा वाटर बैरेज यहाँ पे है, देखिए गला सूख गया। गंगा वाटर बैरेज यहाँ पे है, जो गंगा रिवर जाती है बांग्लादेश में, इसका नाम बदल जाता है। तो फरक्का बैरेज हमने बनाया, इसका भी बांग्लादेश ने विरोध किया था, फरक्का बैरेज का, गंगा रिवर पे वहाँ पे। तो अब वो भी बैरेज बनाने जा रहे हैं बांग्लादेश की धरती पर पानी को यूटिलाइज करने के लिए। बैरेज मतलब रुकावट किसी तरह की, पानी को रोक को इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में उसको अपने हिसाब से ही यूज किया जाता है। और आगे है एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये तो सिंपल है। अब इसमें क्या आता है, वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से एड्रेस करने चाहिए कंसर्न्स ममता बनर्जी के और नीतीश कुमार के भी। नीतीश कुमार ने भी फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट को लेकर कंसर्न्स रेज किए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन दोनों को अपने एक प्रकार से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और शेख हसीना के लिए एक प्रकार से चिंता का विषय यह है कि 2018 में इलेक्शंस आने वाले हैं, जो हमने डिस्कस किया कि उन पर रह रहकर आरोप लगते हैं कि वो इंडिया को लेकर काफ़ी सॉफ्ट हैं, वो खाली हाथ नहीं जा सकती, इसलिए कोई ना कोई एग्रीमेंट्स होना जरूरी है इंडिया के साथ में, ताकि डोमेस्टिकली उनका क्रिटिसिज्म ना हो। और बॉर्डर इशू तो सोल्व कर लिया गया है, लेकिन फिर भी फायरिंग होती रहती है, जैसा मैंने डिस्कस किया। देखिए हुआ क्या था बांग्लादेश के बारे में आपको मैं बताऊं तो 1947 में जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश तो बाद में पाकिस्तान से बना था ना, रेड क्लिफ ने वो विभाजन किया था। जो ये रेड क्लिफ साहब थे ये थोड़ा जल्दी में थे। अब इतना बड़ा देश भारत, इनको डिवाइड किया रेड क्लिफ साहब ने, जो कि पेशे से वकील थे, गए ही नहीं वहाँ पे, ये लोकली गए नहीं, मैप में देख के इन्होंने आर्टिफिशियल लाइन खींच दी। अब जो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, अब काफ़ी कंजेस्टेड बॉर्डर है, लोग रहते हैं वहाँ पे, कई जगह तो ऐसी है कि एक घर का दरवाज़ा खुलता है, आगे है वो इंडिया है, पीछे है बांग्लादेश है। सही में ऐसा है, मतलब ये कहने की बात नहीं है कई जगह पे ऐसा। तो इतना ज़्यादा बॉर्डर है। अब काफ़ी चीज़ों की स्मगलिंग होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो बॉर्डर है, इसलिए हम रोकना चाहते हैं उस स्मगलिंग को, तो कई बार फायरिंग करनी पड़ती है। तो उसको लेकर बांग्लादेश में काफ़ी रोष पैदा होता है और कहते हैं कि बांग्लादेश को जो नागरिक है मारे जाते हैं इंडिया की BSF के द्वारा में, BSF वहाँ पे तैनात रहती है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये इशू रहते हैं। एक और जो एंगल है वो है चाइनीज़ एंगल। जैसा मैंने पहले कहा कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर में बढ़ती ही जा रही है। और पिछले साल शी जिनपिंग जो वहाँ पे आए थे बांग्लादेश की यात्रा पर, उन्होंने कहा कि 38 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे बांग्लादेश के अंदर में, और 1 रोड 1 बेल्ट की जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके जाएंगे। इंडिया के काफ़ी कंसर्न्स हैं, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसमें अगर चाइना की डोमिनेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक चिंता की घड़ी है ये। तो बांग्लादेश को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो चाइना के साथ में रिलेशन से इस तरह से ना बढ़ाए, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है 1 रोड 1 बेल्ट में शामिल होने का, लेकिन इंडिया ने अभी तक फैसला नहीं किया है ऐसा कोई। अब ये देखिए, ये है 1 रोड 1 बेल्ट प्रोजेक्ट, यहाँ से जाता है, देखिए
यहाँ के बांग्लादेश यहाँ पे जाता है और श्रीलंका में भी जाता है। बात है हमने इनकार कर दिया, मतलब हमने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, अभी तक तो हमारी ना है, अगर ना होती तो ये हमारे इंडिया से इस प्रकार से जाता। ठीक है, चलिए अगला जो आर्टिकल है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। आधार कार्ड आपको पता होगा 12 अंकों का, बना ही लिया होगा अभी तक तो सबने आधार कार्ड, सबके पास ऑलमोस्ट, हमारे पास तो 97% इंडियंस के पास में अभी आधार कार्ड है। तो अब देखिए आधार कार्ड को लेके है क्या, पहले इसकी थोड़ी कहानी समझते हैं। आपको याद होगा, देखिए आधार कार्ड सबसे पहले जब आया था तो सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि आधार कार्ड मतलब हम आपको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं जो कि आप इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हो कहीं भी। लेकिन अब क्या है, अब देखिए आधार कार्ड आइडेंटिटी तो छोड़िए, अब तो सरकार इसको सब्सिडी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगी है। और जब ये आया था 2008-2010 के आसपास, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के खिलाफ आया था, क्योंकि इसको लाया गया था बिना किसी लेजिस्लेटिव बैकिंग के, यानी इसको कोई भी, इसको लाने के बाद में, लाने से पहले कोई भी कानून नहीं पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में, एक तरह से एग्जीक्यूटिव एक्ट से ये लाया गया था। बाद में देर सवेर सरकार ने जाना कि देखिए इसको तो ऐसा नहीं कर सकते और कानून बनाना जरूरी है आधार कार्ड के लिए। तो उस टाइम पर 2010 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तो उन्होंने राज्यसभा में इसको पेश किया ऑर्डिनरी बिल के तहत में। ऑर्डिनरी बिल समझते हो ना, ऑर्डिनरी बिल की तरह पेश किया, मतलब दोनों हाउसेस से पास करवाना इसको जरूरी था, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद क्या हुआ, उस समय जब ये 2010 में लाया गया था राज्यसभा के अंदर में, तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने इस आधार कार्ड के बिल का काफ़ी विरोध किया था और कहा था कि देखिए ये तो प्राइवेसी का हनन है, डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था और अलार्म रेज किया था उस टाइम पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने। और बाद में लेकिन देखिए हुआ क्या था, सरकार ने उस टाइम पर, यूपीए की जो सरकार थी, फिर भी उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया आधार कार्ड को विदाउट स्टैच्यूटरी बैकिंग, और कई चीज़ों के लिए कंपलसरी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया कि देखिए आप आधार कार्ड को किसी भी चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं बना सकते, सिर्फ लिमिटेड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ रोक लगा दी आधार कार्ड के मैंडेटरी यूज पर। अब क्या हुआ, चलो इतनी हमने राम कहानी हमें पढ़ ली। अब क्या हुआ, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी फिलहाल की जो गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है सत्ता में, इन्होंने क्या किया, पहले का जो बिल पेश किया था यूपीए के द्वारा राज्यसभा में, उसको तो विड्रॉ कर लिया, वापस बुला लिया उसको, और उसकी जगह एक और बिल पेश किया आधार कार्ड का, वो था मनी बिल। यहां पे डिफरेंस है, देखिए पहले का जो बिल पेश किया था यूपीए ने वो था ऑर्डिनरी बिल, दोनों हाउसेस से उसको पास करवाना जरूरी था, और एनडीए ने ये पेश किया दोबारा से, उसको वापस लेके आधार कार्ड का दोबारा से बिल पेश किया, उसको पेश किया गया मनी बिल की तरह और उसको पास भी करवा दिया। मनी बिल में क्या होता है, देखिए जो हमारा बजट होता है ना, बजट होता है वो मनी बिल होता है, और इसमें दोनों हाउसेस से इसको पास करवाना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, सिर्फ लोकसभा में पास करवाओगे तो काम चल जाएगा, और राज्यसभा इस पे सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है। जब इसे राज्यसभा में पास भेजा जाता है तो 14 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना होता है राज्यसभा को, और अगर वो नहीं देते तो इसे पास माना जाएगा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ये पुरानी फोटो है मीरा कुमार जी की, अभी सुमित्रा महाजन है हमारी स्पीकर जो है लोकसभा की, और बाद में यही है, ये डिफरेंस है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बारे में, यानी ये इसे सिर्फ लोकसभा में पास करवाना होता है। तो बीजेपी ने इसे मनी बिल की तरह क्यों पेश किया, क्योंकि देखिए उनको जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स उनको लागू करनी थी जो कि वो कंपलसरी करना था कि आधार कार्ड का यूज होना जरूरी है। अगर वो राज्यसभा में पेश करवाते तो राज्यसभा में जो एनडीए की मेजोरिटी नहीं है तो काफ़ी देर लगती, काफ़ी कुछ आप कह सकते हो कि काफ़ी ब्लॉकेड आता। तो इस प्रकार से जो कारण थे वो इसीलिए उन्होंने इसे मनी बिल की तरह पेश किया। ये एक प्रैक्टिकल बात है, मतलब इस तरह की बातें आपको वहाँ नहीं लिखनी, आंसर में नहीं लिखनी, ये कंटेक्स्ट समझने के लिए है। वहाँ पे तो बीजेपी कांग्रेस कुछ मत लिखिएगा, बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम जात पात कुछ भी मत लिखना, वहाँ पे सिर्फ नाम इस्तेमाल करना, मेजोरिटी माइनॉरिटी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज, ये नाम वगैरह लिखने से बात कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। और अच्छा ये हुआ कि इस प्रकार से यूज किया करो वर्ड्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नाम मत लिखना, नरेंद्र मोदी मत लिखना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से आप एड्रेस करना चीज़ों को। देखिए आर्टिकल नंबर 110 है, उसमें मनी बिल है। तो मनी बिल की क्या डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल नंबर 110 में, अनुच्छेद 110 हमारे संविधान के अंदर में, अगर कोई नया टैक्स लगाते हैं, एबोलिश करते हैं, रिमीज करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, कहने का मतलब है टैक्स नया लगाओ, हटाओ, उसमें बदलाव करो, तब ये मनी बिल कहलाएगा।
कोई भी ऐसे काम करो जिससे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाना हो, वो मनी बिल के अंदर में आएगा। तो इसमें 6-7 आर्टिकल हैं, ये सारे मनी बिल के अंदर में आएंगे। अब विवाद इस बात का है कि आधार कार्ड का जो बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो मनी बिल की तरह पेश कर दिया, लेकिन जो पॉइंट्स मेंशन हैं 110 आर्टिकल में, जो मनी बिल के अंदर में आते हैं, आधार कार्ड का बिल जो अभी पास कर दिया गया है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वो मनी बिल माना जाए। यानी आधार कार्ड मनी बिल है ही नहीं और इसे पेश कर दिया गया, वो बात अलग है। सरकार ने अपना अलग तर्क दिया है। सरकार ने कहा कि देखिए आधार कार्ड का यूज करके सरकार स्कीम्स चलाएगी काफी ज्यादा। अब उस स्कीम्स को पैसा कहां से मिलेगा? उस स्कीम्स पैसा तो निकलवाएगी ना कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, इसीलिए ये जो पूरा बिल है हमने मनी बिल की तरह पेश किया। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड बिल में है क्या, ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड कौन कौन सा लेंगे, यूआईडी अथॉरिटी, सेंट्रल डेटाबेस होगा और पनिशमेंट मिलेगी अगर उसको रिवील किया गया, तो ये सब चीज़ें हैं। आधार कार्ड का देखिए अब इश्यूज क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब ये बिल जो पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पास में आया है अब ये, और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड के बिल को पास किया गया वो संविधान के खिलाफ में है और वो कतई मनी बिल नहीं है, और फिर भी सरकार ने उसको पास कर दिया मनी बिल की तरह, और उन्हें जरूरत नहीं पड़ी इसको राज्यसभा में भेजने की, उन्होंने सिर्फ लोकसभा की अपनी मेजोरिटी का यूज़ करके उसको पास कर दी गया। और इससे ये कहते हैं कि देखिए लिबर्टी हर्ट होती है, आगे आएगा कैसे लिबर्टी हर्ट होती है, और काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये पूरा जो है, इंसिडियस है, एक्सप्लिसिट, एक प्रकार से टोटलिटेरियन का सिंबल है। आगे आएगा कैसे कैसे और कुछ क्या कहते हैं ये कहते हैं कि देखिए कोर्ट क्या कहती है इसके बारे में। कोर्ट कहती है देखिए मोहम्मद शहीद सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, छोटा सा केस है, बस इसका नाम याद रखिए, बताता हूँ इसके अंदर में क्या हुआ था। देखिए ये केस 2014 में हुआ था और इसमें एक प्रकार से देखिए 3 जजों की बेंच ने ये कहा था कि यूपी की असेंबली में जो बिल पेश किया गया था और कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस पर फैसला देने से इनकार कर दिया और कहा कि देखिए आपको पता होगा साफ साफ आर्टिकल है, पार्लियामेंट के अंदर में जो होता है उस पर जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकती, और इसीलिए ये विवाद है। सरकार ने यह भी कहा कि देखिए पार्लियामेंट ये जुडिशरी में तो केस जा ही नहीं सकता, टोटल स्पीकर को डिसाइड करना है कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, जुडिशरी इस पर कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर की चीज है, और संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशरी उस पर कुछ भी नहीं बोल सकती, और जुडिशरी के अंदर में जो होता है उस पर पार्लियामेंट कुछ नहीं बोल सकती। मतलब हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, समझ गए। तो अब देखिए 2014 में ऐसा ही वाक्य सामने आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था कि देखिए स्पीकर अगर कुछ भी मनी बिल को देखने में अपनी राय देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, ये काइंड ऑफ प्रोसीजर्स है, इंटरनल प्रोसीजर है असेंबली का, तो हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। यह केस था मोहम्मद शहीद सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 केस। लेकिन उससे पहले एक 2007 का भी केस था, ये था राजाराम वर्सेस में ऑनरेबल स्पीकर, ठीक है, वो था शहीद सिद्दीकी वर्सेस में यूपी, और ये था राजाराम वर्सेस में ऑनरेबल स्पीकर 2007 का लोकसभा का। अब इसमें क्या था, इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेज है जब पार्लियामेंट की कोई प्रोनाउंसमेंट हुई है उस पर जुडिशरी ने अपना डिसीजन दिया हो, तो अल टुगेदर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जुडिशरी का जुरिडिक्शन है ही नहीं, वो इन चीज़ों पे डिसीजन नहीं ले सकते। अगर स्पीकर की जो चॉइस है बहुत ज़्यादा ग्रोसली इलीगल है, बिल्कुल ही इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ही खिलाफ है, देखिए अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कि मनी बिल है क्या नहीं है, वो अपनी उनकी अलग राय हो सकती है, लेकिन ग्रोसली अगर उनकी इंटेंशन से डिसऑनेस्ट है तो डेफिनेटली जुडिशरी इस पर कुछ ना कुछ बोल सकती है। और जीएस खेर ने यह भी कहा था कि कॉलिंग स्पेड एज स्पेड, मतलब बिल्कुल साफ साफ बोलना, हरे को हरा बताना, नीले को नीले बताना, यह काम तो जुडिशरी का है, कैसे वो हरे रंग को नीला बता दें। तो आधार कार्ड दिखाता क्या है देखिए आधार कार्ड जो हमने अभी डिस्कस किया कि सेंट्रल डेटाबेस आएगा इसमें और फंड्स अवेलेबल होंगे एग्जीक्यूटिव्स को ताकि वो स्कीम्स में दे सकें, ये सब चीज़ें नहीं आती आर्टिकल नंबर 110 के तहत में, इसलिए ये मनी बिल नहीं बनता जो आधार एक्ट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने। अब ऐसा लिख रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। अब ये कहते हैं कि देखिए इसे ये तो टोटलिटेरियन जो है सिंबल दिखाता है सरकार का, और इससे जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी भी हर्ट होती है, और ये तो साफ साफ ये दिखाता है कि देखिए कैसा हमारे जो इंडियंस है कैसा रहने चाहते हैं ये सरकार डिसाइड करेगी, और आधार कार्ड जो है आधार जो एक्ट है जो प्राइवेसी की कोर वैल्यूज़ है उसको हर्ट करता है। ये एक डेटाबेस बनाने को कहता है और बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें स्टोर होगी। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ, देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में क्या था, हमने कल परसों आर्टिकल डिस्कस किया था, एक स्टार्टअप था, स्टार्टअप ने यह दावा किया, मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है,
ट्रैफिक सिग्नल पे इतने लोग खड़े हैं तो वो ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरा पे लगे लोगों को स्कैन करके उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। कैसे देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फेस वगैरह है उनके पास में, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या नहीं इनके पास में, स्टार्टअप के पास में। तो काफ़ी हाईलाइट हुआ ये केस और कहा कि उन्होंने डाटा चोरी कर लिया आधार कार्ड का। और अब देखिए सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी विवाद है। अभी और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि आधार कार्ड जो है अमेरिका में कैसे रूल्स है, यूरोप में कैसे रूल्स हैं। यूरोप में ऐसे रूल्स हैं कि अगर कोई जिस एजेंसी के पास में इस आधार कार्ड की सुरक्षा का एक प्रकार से दारोमदार है, अगर आधार कार्ड का डेटा चोरी होता है तो उसी पे दारोमदार रहेगा, उसी पे एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बात है। तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी पूरा केस जो है वो इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड से रिलेटेड। तो अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल है वो है ट्राइबल राइट से रिलेटेड। अभी देखिए एक केस सामने आया हमारा, ये केस है रास अल खैमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, राकिया नाम है इनका। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन किया, मतलब इन्होंने आईटीए क्या होता है देखिए, कब जब कोई देश की कंपनी, यानी मान लीजिए बाहर का कोई देश है सऊदी अरेबिया, उसकी कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आती है, बिजनेस इस्टेब्लिश करने आती है, काइंड ऑफ एक ट्रीटी होती है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कि अगर कोई भी कंपनी आएगी तो उसके साथ में आप ऐसा ट्रीटमेंट करोगे, उसको नेशनल ट्रीटमेंट दोगे, या फिर कोई भी जो भी हो वो अब हर एक देश के साथ में अलग अलग होती है। यानी भारत और भारत और यूएई ने जब इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, ये बीआईटी इसको कहते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। और बाद में अगर देखिए जो ये ट्रीटी होते हैं काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जो भी कंपनी जाती है एक दूसरे के बाद में आप उनका ध्यान रखोगे, उनके साथ में भेदभाव नहीं करोगे या फिर उनके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो अब देखिए जो ये इमेरिटी कंपनी है इन्होंने एक प्रकार से बीआईटी को रेज किया है और कैसे एक आर्बिट्रेशन करने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा कि हम भारत देश में आए थे और व्यापार करने, यानी एक प्रकार से कुछ डील करी थी हमने भारत में अंदर में आके, वो डील को पूरा नहीं कर रहा है भारत, और इसीलिए ये कहते हैं हमें आर्बिट्रेशन चाहिए। आर्बिट्रेशन ये होता है कि जैसे जुडिशरी फैसला करती है ऐसे ही आर्बिट्रेशन होता है, जुडिशरी में ना जाके बिजनेस में जुडिशरी, क्योंकि देखिए जो बिजनेस की डील्स होती है ना ये काफ़ी टाइम लग जाता है इनमें, इसलिए जुडिशरी में ना जाके, क्योंकि जुडिशरी में मुकदमे तो 6-7 साल 10 साल पता नहीं कितने लग जाते हैं। तो एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है जिसमें इस तरह के मुकदमों को जल्दी सोल्व किया जा सकता है, समझ गए। तो एक प्रकार से अब सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है राकिया, ये इंडिया के खिलाफ में आर्बिट्रेशन करना चाहती है। ये कहते हैं कि हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था आंध्र प्रदेश और राकिया कंपनी के बीच में, और इन्होंने कहा क्या था, हमें यानी आंध्र प्रदेश को देखिए जो ये है बॉक्साइट सप्लाई करना था, किसको, ये करना था इनको अनराक एल्यूमिनियम लिमिटेड। अनराक एल्यूमिनियम लिमिटेड है जो कि राकिया की ही कंपनी है, 13% शेयर्स हैं राकिया के इस कंपनी में, और इनको एक प्रकार से बॉक्साइट देना था, आंध्र प्रदेश को बॉक्साइट देना था इनको। अब वो बॉक्साइट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्राइबल राइट्स का हनन हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने फैसला लिया है कि हम उस प्रोजेक्ट के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल राइट्स का हनन हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए एक सिमिलर वाक्य भी सामने आया, जो एक क्रीक माइनिंग कॉरपोरेशन है, इन्होंने भी एक आईटीए इन्वेस्टमेंट जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको रेज किया। कनाडा और पेरू के बीच में ये ट्रेड एग्रीमेंट था। तो अब ये टाइम है कि हमारे देश में भी किस प्रकार से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटीज हैं साइन होते हैं और उसको किस प्रकार से दूसरे देश जो हैं उसको लेके भारत को घसीटते हैं आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म में, तो उसको लेके हम थोड़े से राइट्स हैं। कहने का मतलब ये ट्राइबल राइट्स भी डिस्कस किए गए हैं, थोड़ा बहुत बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी डिस्कस की गई हैं। ये कहते हैं कि देखिए कैसे हमने ट्राइबल्स को सुरक्षा दे रखी है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स, ये 2007 में हमने अडॉप्ट करी थी और इंडिया ने इसको समर्थन दिया था। ये ट्रीटी है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल कौन से होते हैं? ट्राइबल्स, आदिवासी लोग। इसमें इंडिया ने जिसका समर्थन किया था, इसमें रिकॉग्नाइज किया था कि ट्राइबल्स को हक है कि वो सेल्फ डिटरमाइन करें अपने आप को, उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, सेल्फ गवर्नेंस, अपने आप को आप खुद ही गवर्न करो अपने आप को, इस प्रकार के राइट्स दिए गए थे उनको। और उनको कोई भी फोर्स से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिलोकेट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरे जगह पे। ये सब चीज़ें कही गई थी इस ट्रीटी में, जो कि इंडिया ने इसको समर्थन दिया था। दूसरी जब बात आती है, पहला ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1989 में पास की गई थी। हालांकि इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया था, लेकिन इसमें भी इस तरह की बातें थी कि लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे और लोकल जो लाइफ है इंडिजिनस पीपल की उनका एक रिस्पेक्ट करेंगे। राइट टू लैंड होना चाहिए ट्राइबल्स के पास में, उनके राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज भी होना चाहिए।
तो ये बातें हैं। हालांकि इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक दूसरी कन्वेंशन है, उसको वो इंडिया उसका पार्टी है, जिसमें प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस एंड अदर ट्राइबल्स की बात की गई है। ये सब याद नहीं करना, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। ट्राइबल्स की जब भी बात आई, आपको नॉर्मल पॉइंट्स तो हमेशा लिखने हैं। राइट टू डिटरमाइन होना चाहिए, उनको ऐसे अधिकार देना चाहिए वो खुद ही अपनी गवर्नेंस खुद ही करें, उनको कल्चर को हमें सम्मान करना चाहिए, और ट्राइबल्स के बारे में उनकी डेवलपमेंट अपने हिसाब से हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी रिलोकेशन, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल पॉइंट्स से हमें पता होती हैं। दो ये याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ये याद रखिएगा, और ILO ये याद रखिएगा। उसके अलावा ट्राइबल्स को हमने कौन कौन सी प्रोटेक्शन दे रखी है, पहली दूसरी और भी काफ़ी सारी दे रखी हैं। 5th और 6th शेड्यूल, ये तीसरा पॉइंट है। इसके अंदर में भी हमारे संविधान के अंदर में काफ़ी राइट्स हमने ट्राइबल्स को दे रखे हैं। चौथा पॉइंट ये है, जुडिशरी ने भी काफ़ी कुछ बोल रखा है। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ORS 1997, इन्होंने भी इसमें कहा था कि आप ट्राइबल्स का लैंड नहीं ले सकते, 5th शेड्यूल के खिलाफ में है, अगर आप लेते हैं तो उनका। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। 5 पॉइंट हो गए, याद रखना है। फॉरेस्ट राइट्स है 2006 का, इसमें हम उनको एक प्रकार से वहाँ पे अधिकार देते हैं लैंड का। पुराने टाइम के हिसाब से हम कहते हैं कि आप जो फॉरेस्ट है उसके जो बेसिक जो आप कह सकते हैं बिल्कुल माइनॉरिटी जो वो होती हैं वहाँ पे, जैसे कुछ कुल मिला के पत्ते वगैरह गिर गए, या फिर फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, यानी उन राइट्स हमने इंश्योर किए थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ट्राइबल्स के। 5 पॉइंट हो गए। जब भी बात आए ये 5 पॉइंट बिल्कुल लिख देना, कोई रोक नहीं सकता आपके नंबर अगर ये 5 पॉइंट्स लिखे तो। और आगे बात आती है कि देखिए अब कैसे कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच में, ट्राइबल्स के बीच में, और जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी बिजनेस होता है उनके बीच में। जाजा कमेटी आई थी, ये देखिए याद रखिएगा, जाजा कमेटी किस पे आई थी, ट्राइबल्स पे आई थी। प्रीलिम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। इन्होंने 2014 में कहा कि देखिए ये सब तो हैं, हमने 5 तरह के राइट्स दे रखे हैं, लेकिन बात ये आती है कि ये राइट्स हैं फिर भी वहां पे बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं और बार बार इन रूल्स को फ्लाउट किया जाता है। अब आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में 121 और 74 MOU साइन हुए दूसरे देशों के साथ में। ना सिर्फ आप कह सकते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी वहाँ पे जाती हैं, बल्कि जो विदेशी कंपनीज हैं वो भी वहाँ पे जाती हैं। अब 2 चीज़ें होती हैं देखिए, अब वहाँ की जो हमारी कंपनीज या फिर बाहर की कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाती हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो जब वहाँ के ट्राइबल्स विरोध करेंगे, या तो हमारी सरकार है प्रेशर में आके प्रोजेक्ट को रद्द कर देगी। प्रोजेक्ट को रद्द कर देगी तो फिर जो विदेशी कंपनी या फिर जो भी है वो भारत को कोर्ट में घसीटेगी, या फिर आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म का यूज करेगी और कहेगी कि भारत ने प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, पहले हाँ भरी थी। दूसरे केस में ऐसा होगा कि भारत कुछ नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करेगी, फिर केस जाएगा जुडिशरी के पास में, क्योंकि वहाँ के ट्राइबल्स विरोध कर रहे हैं। अगर जुडिशरी ने पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जैसे कि हुआ था वेदांता में, तो भी वो जो वहाँ की कंपनी है वो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म का यूज करेगी। तो कहने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट घुटने टेके या ना टेके ट्राइबल्स राइट्स के विरोध में या पक्ष में, वो जो विदेशी कंपनी है वो जाएगी ही जाएगी आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म का यूज करने। तो हमें क्या करना चाहिए? अब बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए UN का एक स्पेशल मिशन आया था, उन्होंने इस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए राइट्स ऑफ इंडिजिनस यानी ट्राइबल्स जो लोग हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज करने की बात कही, और किस प्रकार से उनका हनन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार से उनका हनन हो रहा है, 1 2 3। क्या है वो? पहला ये कि देखिए उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता BIT के अंदर में। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी हम किसी दूसरे देश के साथ में ट्रीटी साइन करते हैं तो हमें सोचना चाहिए ना पहले से कि ट्राइबल जो राइट्स हैं उनको आपको इंश्योर करना है। अगर कल को उन पोलों के विवाद खड़ा होता है तो आप हमको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म में नहीं घसीट सकते। यानी जब भी हम साइन करें किसी दूसरे देश के साथ में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करें, तो ट्राइबल राइट्स को भी उल्लेख होना चाहिए, तभी के तभी तो बाद में जाके वो हमें नहीं घसीट सकेंगे। दूसरी बात यह आती है कि देखिए जो परसीव्ड थ्रेट है ये ITA की, एक प्रकार से जो इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ये है, और तीसरा है जो इंडिजिनस जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं उनको पॉलिसी मेकिंग की पूरी प्रोसेस में नहीं, इनका एक प्रकार से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, यानी ट्राइबल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती पॉलिसी मेकिंग में। अब 3 बातें हमको करनी चाहिए। ये कहते हैं कि देखिए 80+ में BIT हमने साइन करी, लेकिन किसमें भी ट्राइबल राइट्स का उल्लेख नहीं है, जबकि बाहर के जो देश हैं जैसे कनाडा, TPP या फिर न्यूजीलैंड, ये सभी देश जब भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं तो अपने अपने ट्राइबल्स का उल्लेख करते हैं उसमें, ताकि कल को कोई भी विवाद खड़ा होता है तो ये कह सके कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि अगर ट्राइबल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम ये ट्रीटी जो है नहीं आपकी फॉलो कर सकेंगे। तो इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जब भी इंडिया रीनेगोशिएट करे, रिन्यू करे, तो ट्राइबल राइट्स का भी उल्लेख करे वहां पर।
सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए बीआईटी तो साइन करे, लेकिन जो डोमेस्टिकली लेजिस्लेशन है, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है, वो भी साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक तरफ तो आप कानून बनाते जा रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रोजेक्ट्स पास करते जा रहे हो, तो दोनों चीज़ें साफ साफ चलनी चाहिए। तीसरा ये है कि ट्राइबल्स पीपल को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो भी पॉलिसी मेकिंग में वो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स की रिप्रेजेंटेशन रहेगी तो ट्राइबल्स ही हैं जो ट्राइबल्स के दुख को समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट पास किया जाएगा तब उनको पता लगेगा कि कितना मुश्किल ये हो सकता है लोकल ट्राइबल्स के लिए। तो खत्म हो गए हमारे आर्टिकल्स। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।